ये वाली बात मैंने वैसे आज तक आपसे पूछी नहीं, लेकिन आप में से कितने लोग हो जो कि सुबह रॉ स्मैकडाउन या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट देखने के लिए उठते हो? बहुत रेयरली, कभी कभी, या फिर उठते ही नहीं हो। मुझे बात जाननी है, आज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। आप कौन से वाले फैन हो, सुबह देखने वाले या फिर आराम से मस्त चिल के बाद में एंजॉय करने वाले? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थोड़ी सी अच्छी चल गई है। पिछले कुछ हफ्तों में जो रॉ की व्यूअरशिप आई उसमें सबसे अच्छी व्यूअरशिप है, क्योंकि लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.472 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन सबसे व्यूअरशिप ऑलमोस्ट 300 से ऊपर हो गई है और व्यूअरशिप आई है 1.705 मिलियन व्यूअर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है मंडे नाइट रॉ के लिए। अगेन 2 मिलियन के आसपास मैं स्टिल एक्सपेक्ट करता हूँ कि होनी चाहिए थी, बट वो है नहीं। लेकिन इसके बारे में हमें क्या ही फर्क पड़ता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और WWE के जो अभी रिसेंटली हमने टैग टीम मैच देखा था, जहाँ पर ऊसोस हार गए केविन ओवेंस एंड सेथ रॉलिंस के सामने। इस चीज़ को करने के साथ साथ इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सबसे पहले तो अब तक WWE के अंदर जब भी केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस ने जो है लड़ना शुरू किया है, साथ में 7-2 का इनका जो है विनिंग रिकॉर्ड चल रहा है, यानी कि 7 मैचेस में जीत, 2 मैचेस में हार, जो कि अगर आप देखो कोई अनयूजुअल टैग टीम के लिए ये काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है कि भैया 7 मैच वो जीते हैं, 2 हारे हैं। और ऊसोस का जो रेंज चल रहा है ना, उसके अंदर भी तीसरी ऐसी टैग टीम बन गई है जहां पर मल्टीपल टाइम उन्होंने ऊसोस को हराया हुआ है। ये जो उनका हिस्टोरिक रेंज चल रहा है उसके बाद से, मतलब कि पता तो नहीं चला कभी भी ऐसा कि सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस साथ में इतना अच्छा काम करते हैं। इवन WWE इस स्टैट को देखते हुए इनको टैग टीम बनाने के तौर पर भी कंसिडर कर सकती है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे लगे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। नेक्स्ट गाइस हम लोग डूड्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो डूड्रॉप बहुत टाइम से हमको WWE टेलीविजन पर देखने को मिल नहीं रही। उनकी एब्सेंस के पीछे कैसा कोई खास रीजन पता भी नहीं चला, लेकिन मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे वो अपनी पिक्चर पोस्ट कर रही है, आई थिंक वर्कआउट के बाद किया, और यहाँ पे लिख रही है नॉट डेड डोंट वरी, मतलब कि हाँ वो अभी है इस दुनिया के अंदर। क्योंकि डूड्रॉप बड़ी अचानक से टेलीविजन से गायब हुई थी। अभी शायद जब उनके लिए कुछ प्लान्स होंगे तब उनको लेकर आएंगे। वैसे डूड्रॉप को तो मैं इतना ही भूल गया था कि मुझे ये भी याद करना पड़ा कि अरे वो रिलीज तो नहीं होगी कंपनी से, आई थिंक रिलीज तो नहीं हुई है। तो ये जो चीज़ है अब आपको दिख जाएगी कि हाँ डूड्रॉप को लेकर जब भी कुछ प्लान्स होंगे वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो WWE से ऐसे कल्टी काट ली है फिर ऐसा कुछ है। अपनी अपडेट उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर दे दी है। एलेक्सा ब्लिस ने गाइस रिसेंटली एक बड़ा कंसर्निंग चीज़ अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वीडियो के थ्रू शेयर करी। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर वो बता रही है कि आई थिंक ये मैंडी रोज वाला जो चीज़ चली उसके बाद से शायद और ज़्यादा चीज़ बड़ी होगी। एलेक्सा ब्लिस ने इसको नोटिस किया होगा। हुआ क्या है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फेक अकाउंट्स बनाते हैं एलेक्सा ब्लिस के नाम से, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, या फिर किसी मैसेज करने वाली ऐप के ऊपर, या फिर कोई ऐसा अकाउंट जहाँ पे कुछ गिफ्ट कार्ड एलेक्सा ब्लिस मांग रही है। ऐसा उन लोगों को लगता है जो कि ये सोच के बात कर रहे हैं कि वो एलेक्सा ब्लिस है। तो इस वीडियो के अंदर वो यही बात बिल्कुल क्लियरली बता रही हैं। वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग तो ये भी सोच रहे हैं कि मैं उनको डेट कर रही हूँ, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। और मैं बार बार इसको नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे बार बार कहना पड़ता है कि जो भी ऐसा अकाउंट्स है उनसे दूर रहो। मैं सिर्फ एलेक्सा ब्लिस अपने इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हूँ। तो ये काफ़ी दिक्कत होती है वैसे WWE सुपरस्टार के लिए, या फिर जो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज होते हैं यार, उनके नाम से इतने सारे फेक अकाउंट्स बनते हैं और फिर उनको कई बार तो जो उन्होंने किया भी नहीं होता उसका बिल भी उनके ऊपर फट जाता है, और कभी कभी तो पता भी नहीं चलती और वो बंदा उसी ब्लेम के साथ उसी दर्द के साथ जी रहा होता। तो एलेक्सा ब्लिस ने अपनी वीडियो के थ्रू इस बात को कंफर्म किया। रेसलमेनिया 39 के अंदर जॉन सीना एंड द रॉक के स्टेटस के बारे में डेव मेल्जर ने कुछ कमेंट किया है। और डेव मेल्जर ये कह रहे हैं कि अभी जॉन सीना और द रॉक क्या करने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, करने भी वाले हैं कुछ या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। उन्होंने एक लाइन यूज करी, एक सेंटेंस यूज किया, उससे आप लोग समझ जाओगे। वो कह रहे हैं सीना इज अ प्रोबेबल एंड ड्वेन इज अ पॉसिबल, मतलब कि जॉन सीना की पॉसिबिलिटी को उन्होंने ऊपर रखा है। अब आप लोग ये भी सोच सकोगे कि यार, मतलब अगर आप बहुत टाइम से चैनल फॉलो कर रहे हो आपको पता होगा कि WWE क्या करती है। कोई भी नहीं, रेसलमेनिया इवेंट जब भी होने वाला होता है तो उसके प्लान्स भाई 8-8, 9-9 महीने से पहले तय हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो WWE ये प्लान कर रही है कि जनवरी मिड के टाइम में वो अपने जो फाइनल प्लान्स है रेसलमेनिया को लेकर उसको बना लेगी, और उस टाइम तक जो चीज़ होनी होगी वो लॉक हो जाएगी रेसलमेनिया के लिए। और मेरे ख्याल से क्योंकि इस बार WWE के पास रॉक जैसा नाम है जो कि लास्ट मोमेंट तक भी उसके साथ कुछ हो सकता है, तो इसीलिए शायद जो प्लान्स हैं वो ऐसे फिक्स नहीं हो रहे, लॉक नहीं हो रहे। और WWE का इस समय सबसे बड़ा अट्रैक्शन रोमन रेंस ही, और अगर रॉक अवेलेबल होते हैं तो WWE इतनी बेवकूफ़ी करेगी नहीं कि वो रोमन रेंस एंड द रॉक का प्रोग्राम ना करे। तो शायद इसी वजह से जो प्लान्स हैं या जो प्लान्स कंफर्म हो रहे हैं उसमें होने में डिले है। जनवरी के आसपास सब कुछ फाइनलाइज हो जाना चाहिए। और वैसे भी रॉयल रंबल है, रॉयल रंबल तक भी अगर WWE नहीं सोच पा रही तो फिर भाई कहानी काफी मुश्किल से लग रही, बट WWE इसको कर लेगी फिक्स, उनको पता है, इतने टाइम से उनको रेसलमेनिया चलाने की आदत है। जॉन सीना के आने से भाई WWE की टिकट सेल्स
सच में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था आई थिंक 2000 के आसपास कुछ बढ़ी थी, लेकिन स्मैकडाउन का जो एडिशन है, अब यहाँ पर जो अवेलेबल टिकट्स हैं वो 500 से भी कम रह गई हैं। जो टिकट्स बिक चुकी हैं वो 12,000 से ऊपर नंबर्स हैं, और जब से जॉन सीना की अनाउंसमेंट हुई है 4,600 टिकट्स अकेले जॉन सीना अपनी अनाउंसमेंट से बिकवा चुके हैं। तो स्टिल आप कह सकते हो कि जॉन सीना वही बंदा है जो कि WWE का पोस्टर बॉय हुआ करता था, और आज भी इस बात को प्रूव कर रहा है कि उनके आने से जो टिकट सेल्स है वो बढ़ गई है। पूरा सोल्ड आउट एरिना तो होने वाला है स्मैकडाउन का, इस बात में कोई भी शक नहीं, और मैं एक्साइटेड भी हूँ इस मैच के लिए कि क्या करेंगे जॉन सीना। वैसे मैंने चैनल पर पिछले आप वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर कवर भी किया हुआ कि इस मैच में विनर कौन हो सकता है, क्या WWE इसको लेकर प्लान करेंगी, सैमी ज़ेन या फिर रोमन रेंस की टीम, या फिर जॉन सीना केविन ओवेंस की, वो आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स अभी WWE ने रिसेंटली, आपको पता ही है साल के एंड में WWE निकालती है इसको, लेकिन इस बार जो ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स की व्यूअरशिप आई है वो WWE की हिस्ट्री की आई थिंक 20 साल से चल रहा है सबसे लोएस्ट आई है। यहाँ पर सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमैन, ड्रू मैकिंटायर ऐसा फीचर हुए थे, ऐसा कुछ मेजर भी नहीं था, लेकिन ठीक है, ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स के अंदर ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है उन लोगों के लिए। तो इसकी व्यूअरशिप सिर्फ 600K व्यूअर्स है। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो वो है 612K व्यूअर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इससे पहले कभी इतने कम नंबर्स आए नहीं हैं WWE के। वैसे ऐसा नहीं है कि WWE इसको कंटिन्यू नहीं करेगी, WWE को नंबर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, एटलीस्ट इस वाले शो की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स की। तो ये कुछ एक नंबर था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस, आपको याद होगा आपसे कुछ टाइम पहले मैंने आपको कोडी रोड्स के बारे में ये बताया था कि अगर रॉक आ रहे हैं रॉयल रंबल के अंदर तो फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि WWE कोडी रोड्स के रिटर्न को चेंज कर दे, वो उसको किसी और जगह के लिए कर दे, और क्या पता वो सेथ रॉलिंस के किसी मैच में उतर जाए। अब आपको पता है सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी का जो मैच है वो होने वाला है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, जो कि साल का पहला मंडे नाइट रॉ का एडिशन होगा। तो गाइस वहां पर एक्सपेक्टेड है कि कोडी रोड्स इस मैच में रिटर्न करके सेथ रॉलिंस के मैच कॉस्ट करवा सकते हैं, और इस तरीके से कोडी रोड्स का रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोडी रोड्स रॉयल रंबल के अंदर एंट्रेंट नहीं बनेंगे, बल्कि ऐसा हो सकता है कि रॉयल रंबल से पहले ही WWE कोडी रोड्स को लेकर आ जाए। और वैसे भी आपको पता है ट्रिपल एच के एरा के अंदर ये चीज हम लोगों ने बहुत ज्यादा कॉमन देखी है कि जब हम किसी डेट पर कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं वहां पर तो होती नहीं है, या तो उससे पहले हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे अनएक्सपेक्टेड जगह पर होगी जहां हमने सोचा भी नहीं होगा। तो फिर मंडे नाइट रॉ वो जगह हो सकती है जहां पर कोडी रोड्स अपना रिटर्न करेंगे सेथ रॉलिंस के सामने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच के अंदर, उनको मैच कॉस्ट करवाएंगे, और उसके बाद जो उनकी फ्यूड है वो शुरू हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपसे बताया था कि कोडी रोड्स WWE के अंदर आते ही सेथ रॉलिंस का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको करने वाले हैं फिनिश। तो फिर पॉसिबली रॉ का पहला एपिसोड जनवरी 2023 का, वहां पे कोडी रोड्स वापस आ सकते हैं। एक सरप्राइज एंट्रेंट रॉयल रंबल के अंदर हो सकते हैं जेम्स एल्सवर्थ। अब वो कैसे, यहाँ पे एक ट्वीट किया है एक यूजर ने जहां पे वो लिख रहे हैं जेम्स एल्सवर्थ इन द रॉयल रंबल, और इस पर इसको कोट करते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए रिप्लाई किया, और वो सिर्फ एक आई विंक वाली इमोजी डाल रहे हैं। तो जेम्स एल्सवर्थ पॉसिबली यहाँ से अपनी जो रॉयल रंबल अपीयरेंस है उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। अब कुछ कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद जेम्स एल्सवर्थ अगर WWE को अप्रोच करें तो एक बहुत बढ़िया फिट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है वन ऑफ अपीयरेंसेस के लिए रॉयल रंबल बहुत ज्यादा जाना जाता है। जिन सुपरस्टार्स को हम चाहते हैं यार टेलीविजन के ऊपर आ जाएगा, WWE को लाना भी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर साइन भी नहीं करना, तो फिर वो नाम जेम्स एल्सवर्थ जैसे होते हैं, तो शायद वो आपको रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट इस टीज से हम ये कह सकते हैं। अभी कुछ और डिटेल्स आएंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और रोमन रेंस की फैंस स्पेशली इसको लेकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब अगर रोमन रेंस एंड रॉक का मैच रेसलमेनिया 39 के अंदर हो रहा है, तो इस मैच के क्या ऑड्स हैं वो रिवील हो चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हो इसमें यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। -250 के ऑड हैं रोमन रेंस के, एंड द रॉक के हैं +170 के। जितना माइनस में ज्यादा वैल्यू होगी उतने चांसेस ज्यादा हैं, तो यहाँ पर क्लियर रोमन रेंस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। और इतना ही नहीं गाइस, 2023 साल एंड होने तक यूनिवर्सल चैंपियनशिप या WWE चैंपियनशिप किसके पास होगी उसके भी जो ऑड्स हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नंबर 1 पर रोमन रेंस हैं +150 के साथ में, फिर कोडी रोड्स +200 के साथ में, फिर +200 द रॉक का है, सैमी ज़ेन +250 के साथ है, और केविन ओवेंस +500 के साथ में। यानी कि माइनस की तरफ वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतने चांसेस ज्यादा होंगे। तो +150 ऑड है रोमन रेंस के। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2023 के एंड तक जाने तक भी रोमन रेंस के पास से कोई भी चैंपियनशिप नहीं लेने वाला, और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उनके पास ही रहने वाली है। अगर WWE ऐसा कर रही है तो फिर ये मॉडर्न एरा का छोड़ो, पिछले 10 साल का छोड़ो, पता नहीं कब का हम कहेंगे ऐसा नंबर है। ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा टाइम तक सुपरस्टार्स ने टाइटल रेन अपने रखे हुए हैं, लेकिन इस टाइम में ये चीज़ कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर रोमन रेंस से कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नंबर होगा उनके लिए। क्या रोमन रेंस ऐसा कर सकते हैं, मुझे आप लोग बताना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।